औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज मोरखा 23 अगस्त 2020 3 मुहर्रम उल हराम 1443 आज का हमारा मौजू तरतीब के लिहाज से थोड़ा सा बदल गया है। उसकी वजह जो लोग इम्तिहान देना चाहते हैं वही हैं। 2-4 माह बाद इंशाअल्लाह ताला जब भी अल्लाह की रहमत से इम्तिहान शुरू होगा, तो बेटा आज हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं सेक्शन 299 ताज़ीरात पाकिस्तान, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान। इस चैप्टर का आगाज़ हो रहा है और ये हम जाएंगे 338 तक। बेटा ये सिलसिला काफ़ी लेक्चर्स पर हो सकता है। इसकी अहमियत मैं आप लोगों को इस तरह बताना चाहता हूँ बेटा कि 2019 का सिविल जज का इम्तिहान हुआ, 17 का हुआ, 2015 में हुआ, 2014 में हुआ या उससे कबल अज़ीं, बाशमूल हमारा इम्तिहान एडिशनल सेशन जज साहब, बाशमूल प्रोसिक्यूटर साहिबान, ADPP, DDPP जितने भी देख लें, तकरीबन एक मोहतात अंदाज़ा है बेटा इस चैप्टर से सवाल लाजमी पूछा गया है। आप मेन सवाल कह सकते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, अगर 5 सवाल हैं उसमें से एक सवाल इस चैप्टर में से दिया गया है। बेटा एक तो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अहम है। दूसरा, वैसे भी बतौर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को जज बनाए, बतौर जज, बतौर प्रोसिक्यूटर, बतौर वकील, फिंगर टिप्स पे हो, बड़े बड़े इस पर तजर्बात देखने में आए हैं। छोटी छोटी गलती से कई साल मामलात दुरुस्त होने में लग जाते हैं। बेटा मिसाल है, एडिशनल सेशन जज साहब ने जैसे अमूमी तौर पर हमारे यहाँ पर अपील होती है तो लर्नर अपीलेट कोर्ट कहती है कि जी नहीं, इस सेक्शन का इस तरह तलाक होना चाहिए था। दरसो तदरीस का सिलसिला बेटा सिर्फ बहस व मुबहसा है। एडिशनल सेशन जज साहब बहुत बड़ी अदालत है, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा फ़हम व फ़रासत दी होती है। तो हम वैसे ही एक दर्स व तदरीस का सिलसिला ही आपस में डिस्कशन करने के लिए, कई दफ़ा कहा बेटा मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन हम बहस व मुबहसे से अपनी इस्लाह करेंगे। गलती का अंसर हमेशा मौजूद होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा बेहतरीन इल्म और यकीन दिया है उस पर बेटा मैं आप लोगों को हक़्क़ुल यकीन आप कह सकते हैं बता दूँ। तो पहले एपिटाइज़र का बेटा अक्सर मिसाल देता हूँ, बड़ा एक खूबसूरत छोटा सा वाक़या याद आ गया है। एक हमारे दोस्त हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं, उनका ताल्लुक किसी ये जो हमारे मसालिक हैं मुसलमानों के, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक हैं, वाहिद हैं। तो उनका तबलीगी जमात, मुझे मसलक का बिलखुसूस ख़ास नहीं पता कि वो किस मसलक से हैं, या मुझे सिर्फ बेटा इसका जो बात का मकसद है ना सिर्फ वो समझें, इसमें ना जाएं कि वो कौन सी तबलीगी जमात है। वो बता रहे थे कि जी एक दफ़ा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इस्लामाबाद के साथ का कोई इलाका, वहाँ पर तबलीगी जमात ने क़याम किया हुआ था और कुछ इस तरह का सिलसिला था कि मोटरवे पे तामीर भी हो रही थी कि एक टूरिस्ट बेटा कहते हैं जो लोग सैर व सियाह करते हैं, पूरी दुनिया देखते हैं, कह रहे थे नेपाल या काठमांडू साइड का कोई साइकिलिस्ट था, टूरिस्ट, साइकिल पे उसका मिशन था, पूरी दुनिया का उसने सफ़र करना है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो तबलीगी जमात थी उस साइकिलिस्ट के साथ उसकी मुलाकात हो गई। इन्होंने उसकी बहुत खिदमत की, बहुत अच्छा इखलाक दिया, उसे खाना खिलाया, तो तरीके से गपशप शुरू हो गई। तो उससे पूछा कि आप क्या करते हैं, साइकिलिस्ट से टूरिस्ट से। उसने कहा जी मेरा मिशन मकसद है
पूरी दुनिया को देखना, साइकिल पर सफ़र करना पूरी दुनिया में। तो इसके पीछे वजह यह है कि एक तो पूरी दुनिया को मैं अमन का पैगाम दूंगा और दूसरा पूरी दुनिया भी देख लूंगा। ऐसे सैर व सियाहत आप कह सकते हैं। इसे कितने इस बात को जितना भी खोलते जाएं बेटा उतना ही मौजू ज़ेर बहस चलता जाएगा। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा अगर आप अपने इस मकसद को साथ एक एडिशन कर लें अल्लाह ताला की रज़ा, अगर आपका मकसद ये अल्लाह की रज़ा हो जाए, दीन का फैलाना, अल्लाह की खातिर अगर आप ये सफ़र करें, अब आप अपनी ख्वाहिश और अपने नफ्स के ताबे सफ़र कर रहे हैं, ये आपकी ख्वाहिश है। अगर आपकी ख्वाहिश अल्लाह की ख्वाहिश बन जाए, अगर आपका मकसद अल्लाह का मकसद बन जाए, तो आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, इससे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बेटा उस साइकिलिस्ट की ना जहन में ये बात बैठ गई। उसने कहा कैसे जी? उसने कहा जी आप कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेहतरीन तरीका है। उसके बाद आप पूरी दुनिया में जाएं, सिर्फ जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज है, मैसेंजर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नमाज का कहें, रिज़्क़ के हलाल का कहें, अच्छी अखलाकियात का कहें, आपका मिशन बहुत बड़ा मिशन बन जाएगा। बेटा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की मुहर किसी के दिल पे लगानी होती है, बस वो एक बहाना ही बनता है। तो वो साइकिलिस्ट साहब 2-3 दिन उनके साथ रहे, मुसलमान हो गए। तो आगे उसकी बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी थी। बाद में अगर अल्लाह ने मौका दिया तो बताऊंगा। बेटा एपीटाइज़र, कोई ना कोई बात को किसी सिलसिले से आप लोगों से अटैच करना होता है। आप देखिए ना, एक है आप लोगों की ख्वाहिश, एक है आप लोगों के माँ बाप की ख्वाहिश। जी मेरा दिल चाहता है कि मैं सिविल जज बन जाऊं, मेरे अब्बू की ख्वाहिश है, मुझे बड़ा शौक है। बेटा एक है शौक, एक है ख्वाहिश। अगर ये शौक और ख्वाहिश के साथ मकसद बना लें, मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर चलना है। आदम अलैहिस्सलाम को क्यों तख्लीक किया गया था? कुरान पाक क्या इंसान की तख्लीक का मकसद बयान करता है। आप लोग बेटा इस चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं, अच्छे से। रोज़गार कमाना, सर्विस में आना, बतौर मुसलमान तख्लीक करना, अच्छा मुहक्किक होना, अच्छी तहकीक करना, बेटा ये बहुत बड़े पाकीज़ा मकासद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हाथ होता है ऐसे लोगों के कंधों पर, अल्लाह उन्हें कभी रुसवा नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर जो ये करें, बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सब कुछ अता कर देता है। अक्सर जो कहते हैं, आपसे पहले भी तज़किरा किया था, एक मेरी रज़ा है और एक तेरी रज़ा है। ये थी बात आज की। तो बेटा हमारा मौजू शुरू होता है, इससे पहले आप ये देख लें 154 है हमारा सीआरपीसी का। उसके बाद बेटा ये हमारा अपील का सेक्शन शुरू होता है सीआरपीसी में। 302 के ताबे मिसाल दे रहा हूँ बेटा, ऑफेंस हुआ है कत्ले अमद, 302 बी में सज़ा हो गई है। एग्जीक्यूशन का हमारा चैप्टर शुरू होता है। क्या होता है? जो जजमेंट पोर्शन आप सीआरपीसी का देखेंगे, द कन्विक्ट शैल बी हैंग्ड फ्रॉम हिज नेक टिल डेथ। अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन मफहूम यही है। एक हमारे जाई साहब हैं, दोस्त हैं, भाइयों की तरह ताल्लुक है। तो उनकी मिसेज भी जाई साहब हैं। वैसे ही गपशप हो रही थी, तो वो वैसे ही बैदा वे बात हो गई। किसी स्टेशन पर तैनात थे, तो सजाए मौत पर अमल दरामद होना था, हुक्म आ गया। तो सहन साहब ने इनकी ड्यूटी लगा दी। ये जेल में पहुंच गए, सेंट्रल जेल थी। सजाए मौत को अपनी आंखों से अमल दरामद देखा। उनके ये अल्फाज थे कि 8-10 दिन हमसे वो मुखातिब थे कि वो रात को सही नहीं सो पाते थे, खाना भी अच्छा नहीं लगता था। और अक्सर औकात हमारी बहन भाभी जाई साहबा ये बताती थी कि रात को ना 1-2 बजे ये उठ जाते थे जाई साहब।
बहुत अजीब से इनके चेहरे पे खौफ होता था। बेटा ये कानून है, कानून का इखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। आज हम मौजू ये पढ़ेंगे। तो वैसे ही मैंने कहा कि बेटा ये पीपीसी और सीआरपीसी का लाजिम व मलजूम है, बहुत गहरा ताल्लुक है। तो आज के मौजू में हम इंशाल्लाह ताला क्रिमिनल ट्रायल, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसको भी डिस्कस करेंगे। बेटा पहला है डेफिनेशन पोर्शन, चैप्टर 16 है आज का हमारा ज़ेर बहस मौजू। offenses affecting the human body, affecting life। बेटा जराइम जो इंसानी जिस्म पर असर अंदाज करें, गोली चलाई है, पिस्टल से जुर्म हुआ है, इंसानी जिस्म पर असर हुआ है, सजा ये बंदा फौत हो गया, सर पर गोली लगी है, सिंगल शॉट ही काफ़ी होता है, या सीने पर गोली लग जाए और फौरन ब्लीडिंग हो जाती है, बंदा मर जाता है कुछ देर में अमूमन। अब ये भी आपको बेटा बताते चलें, अक्सर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है ना, उसमें आप लोग देखा करें काज ऑफ डेथ यही कि दिल ने काम करना बंद कर दिया, दिल ने काम करना बंद कर दिया। अंग्रेजी में इसका कहते हैं, अभी सरे दस जहन में मुकम्मल दुरुस्त अल्फाज जहन में नहीं आ रहे, लेकिन उर्दू मफहूम में इसका यही समझ लें कि दिल ने हरकत बंद कर दी। बेटा दिल हरकत उस वक्त बंद कर देता है जब ब्लीडिंग इंतहा की हो चुकी होती है। वो सिलसिला एक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी जिस्म का बनाया है वो कायम नहीं रहता। बेटा डेफिनेशंस पे हम आ जाएं। पहली है एडल्ट की, थोड़ा सा क्योंकि आप लोगों का जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट भी है 2018 वाला, बेटा उसको भी जहन में रख लें। अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से कानून शहादत, सीआरपीसी, पीपीसी, जुवेनाइल एक्ट हो गया, जो सरे दस्त इस वक्त हमारे जहन में आ रहे हैं कवानीन। ज़्यादा सिर्फ हम डेप्थ में पाकिस्तान पिनल कोड को देखेंगे, बाकी का बेटा अगर हल्का सा तज़किरा आ गया तो वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। बेटा एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। जिस शख्स की उम्र 18 साल है वो एडल्ट है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में आप देख लें, जुवेनाइल जो 18 साल से ज़्यादा का है, 18 या 18 साल से उससे कम है, कैटेगरी चेंज हो जाती है। बेटा जुवेनाइल में ऑफेंसेस की 3 कैटेगरीज हैं, मेजर है, माइनर है और हीनियस है। माइनर 3 साल वाला है, मेजर ऑफ ऑफेंस मेजर माइनर ऑफेंस 3 साल तक वाला है, मेजर ऑफेंस 7 साल तक वाला है। जो हीनियस कैटेगरी शुरू हो जाती है वो 7 साल से ज़्यादा सजाए मौत, उम्र कैद 10 साल वगैरह बेटा आप कह सकते हैं। उसके बाद बेटा अर्श पे आ जाएं, इसको जो हम याद करते थे। बेटा अर्श को आप ऐसे समझ लें जो हमारी आदत थी। अर्श हम आसमान को भी कहते हैं आइन रे शीन। सॉरी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत हद तक बेहतर हो गई है, लेकिन थोड़ी बहुत ये खांसी हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 90% 95% तबीयत ठीक है। बेटा अर्श आसमान से, आप इसे वैसे ही अंडरस्टूड करें, आसमान से हुक्म आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगरचे जिस्म का मोहताज नहीं है, उसका वजूद है पूरी कायनात में। आए अर्श के मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बेटा जो हुक्म आता है वो फिक्स्ड होता है, उसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती। 337 A2 A3 इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। 5%, 10%, 15% ऑफ द दैयत। अल्लाह का हुक्म है, अगर कोई सर पर शदीद चोट लगे, डॉक्टर साहब इसे 337 A2 या A3 डिक्लेयर कर दें बेटा, MLC में मेडिको लीगल सर्टिफिकेट ट्रायल होता है, अगर जुर्म साबित हो जाता है तो उसको 337A2 के ताबे सज़ा दी जाती है, अर्श की जो दैयत में मिकदार मुकर्रर की गई है। बेटा दैयत होती है 30,630 ग्राम, सिल्वर सेक्शन 323 में बयान कर दिया गया है। 1 जुलाई को हुकूमत पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। बेटा ये चांदी की कीमत होती है, हर साल वो मुल्क की तरक्की पर इन्हिसार करता है।
डॉलर की कीमत, जैसे हम डीपीजी काफ़ी, सॉरी ये डीपीजी वैसे ही जहन में आ गया। एक और हमारी फिनांस की टर्म है, सर जहन में नहीं आ रही, ये डीपीजी बहरहाल नहीं है, उसका ग्रास प्रोडक्ट वगैरह होता है उसका, अभी फ़िलहाल ज़हन में नहीं आ रहा दुरुस्त। अच्छा बेटा, अर्श ये होता है मुख्तसर ये कि जो अल्लाह की तरफ से सज़ा मुकर्रर कर दी गई है किसी को ज़ख्मी करने की, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, फिर ये पाकिस्तान पिनल कोड में एडिशन किया गया, बाद में ये आई 337A2A3 या कत्ल अमद, शुरू के पाकिस्तान पिनल कोड में ये नहीं था, शायद ये 1990-95 वगैरह की दही में आई थी, अंदाज़ा है। बेटा इसको आप देखें, अर्श मीन्स द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन दिस चैप्टर टू बी पेड टू द विक्टिम और हिज हेयर्स अंडर दिस चैप्टर। बेटा कंपनसेशन है 337A2 में से मुकर्रर कर दिया गया है, उस शख्स को दी जाएगी जिसके सर पर गहरी चोट लगी है, डॉक्टर साहब ने उसे 337A2 डिक्लेयर कर दिया है, और हिज हेयर्स अंडर दिस चैप्टर। बेटा ये भी हो सकता है कि वो शख्स सही हवास में नहीं है, डायरेक्टली शायद उसे पे ना हो सके, तो उसके वर्सा को भी दी जा सकती है, इससे आप ये मिसाल समझ लें। उसके बाद बेटा अथराइज मेडिकल ऑफिसर है, मीन्स अ मेडिकल ऑफिसर और अ मेडिकल बोर्ड हाउस एवर डेजिग्नेटेड अथराइज्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बेटा पाकिस्तान का हमारे यहाँ अमूमी तौर पर कानून है, हतमी है, आप लोग देखते होंगे एमएलसी वगैरह, पोस्टमार्टम वगैरह, जब भी बंदा कत्ल होता है, ज़ख्मी होता है, गवर्नमेंट अस्पतालों में उसे ले जाया जाता है। प्राइवेट अस्पतालों की या डॉक्टर साहब की क्या अहमियत है, वो इस वक्त हमारा मौजू ज़ेर बहस नहीं है, वो किसी और वक्त, मुनासिब वक्त पर आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल बेटा इसे जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वही समझ लें, अथराइज मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद बेटा हमारा डी है दामान। अब दामान डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, आप लोग देखेंगे F1 F2 F3 वगैरह बेटा, इसमें यह देखा जाता है फिनेंशियल कैपेसिटी क्या है ज़ख्मी करने वाले की, ज़ख्मी होने वाले की, खर्चा कितना हुआ है उसकी ट्रीटमेंट पर, उसने तकलीफ कितनी बर्दाश्त की है, उसका रोज़गार क्या है। बेटा ये 5-4 चीज़ें हैं जैसे आप अपने जहन में रखते हैं किसी को दामान की सज़ा देते हुए। फ़र्ज़ के F2 में सज़ा करनी है, कन्विक्ट करना है, तो क्या है ये देख लें, मीन्स द कंपनसेशन डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट टू बी पेड बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम फॉर काजिंग हर्ट नॉट लायबल टू अर्श। बेटा अर्श का भी बयान कर दिया गया है, आप मुख्तलिफ प्रोविजन देखेंगे 334-36 वगैरह के, वहाँ अर्श की सज़ा है, जहाँ अर्श अमल दरामद नहीं हो सकता, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारे सेक्शन होंगे उसमें देखेंगे। अभी फ़िलहाल दैयत देख लें, ये ग्राउंड्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ये जैसे आप जहन में रख कर दैयत की सज़ा देते, ये सॉरी दामान की सज़ा देते हैं। बेटा उसके बाद दैयत आ गया, आपको बता चुका हूँ 323 सेक्शन में ये वर्षा को अदा की जाती है। सिर्फ मिसाल समझ लें, सिर्फ मिसाल, बच्चा है, उम्र है 16 साल, साढ़े 16 साल समझ लें, कत्ल कर दिया है, अदालत ने उसे सिर्फ दामान की सज़ा दी है, तो वो बच्चा जो माइनर है उसकी प्रॉपर्टी से या उसके वर्सा अदा करेंगे मकतूल के वर्सा को। दैयत ये है बेटा। उसके बाद गवर्नमेंट मीन्स द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारी सूबाई हुकूमत है। इकरा ताम को बेटा अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं कई दफ़ा, लेकिन कुछ ऐसे खुशनसीब मेरे बहन भाई होंगे शायद ये लेक्चर पहली दफ़ा सुन रहे हैं, ताकि उनका हक ना मारा जाए। इख्तिसार के साथ बेटा बताऊंगा, means putting any person, his spouse or any of his blood relations within the prohibited degree of marriage in fear of instant death or instant permanent impairing of any organ of the body or instant fear of being subjected to sodomy or zina bil जबर। बेटा किसी इंसान को खौफ में मुब्तला करना या उसकी बीवी को, अब बेटा बीवी को कैसे मिसाल दे रहा हूँ, अल्लू अब पिस्टल है अल्लू के हाथ में, वो बल्लू को कहता है
कि मैं तुझे अभी कत्ल कर दूंगा। क्या वो थ्रेट करता है उसे? हिज स्पाउस और एनी ऑफ हिज ब्लड रिलेशंस, या उसके जो बेटी है, बेटा है, भांजी है, भांजा है, माँ है या बाप है। अल्लू ने पिस्टल रखा सर पर बल्लू के। पुटिंग एनी पर्सन, उसके या हिज स्पाउस उसकी बीवी या कोई भी उसका रिश्तेदार जो मैंने आपको कैटेगरी बता दी है। इन फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, क्या कि अगर हाथ में बहुत बड़ा खंजर है या छुरी है बड़ी कि जी मैं टांग काट दूंगा, नाक काट दूंगा, कोई भी बड़ा आज़ा, या धमकी लगाते हैं जिना की, या आप देख लें बाकी 377 वगैरह की। इकरा है ताम, बेटा ये कत्ल है, केस लॉ डिस्कस कर चुके हैं। आसानी के साथ आप ऐसे समझ लें, एक लड़का है 16.5 साल का, उसे कोई धमकी देता है, या आप ऐसे समझ लें उसके साथ कोई 377 का ऑफेंस करना चाहता है, बच्चा उसे कत्ल कर दे, या उसकी माँ के साथ या उसकी बहन के साथ कोई जुर्म इस तरह का करना चाहता है, वो उसको कत्ल कर दे। अब ये थोड़ा सा ज़रा अजीब लगा था कि एक तो ज्यादती भी इनके साथ हो रही है और दूसरा ये इकराए ताम के मुलजिम भी बन रहे हैं, उम्र कैद तक इनको सज़ा भी हो सकती है। क्या ये अनजस्ट नहीं है? या क्या क्या ये खुला तजाद नहीं है? एक तो ज्यादती हो रही है और दूसरा सज़ा भी हो। अक्ल सलीम में बेटा ये बात आ सकती है, लेकिन इसका जवाब खूबसूरत है कि सेल्फ डिफेंस अगर साबित कर दिया, नो ऑफेंस इन द आई ऑफ लॉ। बेटा इकराए ताम है, इकराए नाकिस इसके उलट अगर ये कोई थ्रेट ना हो तो सजाए मौत है, इकराए नाकिस के ताबे कत्ल करने वाले की। ये भी बज़ाहिर बहुत बड़ा जुर्म लगता है, अनजस्ट लगता है, लेकिन आपका सेल्फ डिफेंस मौजूद है। प्रॉपर्टी की हिफाजत करते हुए अगर आप कत्ल कर देते हैं, जस्टिफाइड हैं, तो कोई जुर्म नहीं है। इकराए नाकिस मीन्स एनी फॉर्म ऑफ ड्यूरेस, ड्यूरेस विच डज नॉट अमाउंट टू इकराए ताम। बेटा ये इकराए नाकिस हो गया। माइनर मीन्स जो एडल्ट नहीं है। कत्ल मीन्स काजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान को कत्ल कर देना। किसास पनिशमेंट बाई काजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, जान के बदले जान। कुरान पाक की आयात मुबारक हैं। ऑफ द कन्विक्ट एज ही हैज़ काज्ड टू द विक्टिम और बाई काजिंग हिज डेथ इफ ही हैज़ कमिटेड कत्ल अमद। 302 ए पीपीसी बेटा। उसके बाद है हमारा इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ विक्टिम और वली। ताजीर मीन्स पनिशमेंट अदर देन केसास। बेटा सजाएं हम पहले भी पढ़ चुके हैं 53 में, लेकिन आप ज़रा देख लें तसल्ली हो जाएगी। ताज़ीर वो सज़ा है जो ना ही किसास है, ना ही दैयत है और ना ही अर्श है और दामान। किसास नहीं है, दैयत नहीं है, अर्श नहीं है और दामान भी नहीं है। ये है बेटा ताज़ीर की सज़ा। 302 बी इसकी वाज़ेह मिसाल है। और वली किसे कहते हैं? WALI वली। वारिस मीन्स अ पर्सन एंटाइटल्ड टू क्लेम किसास, वो शख्स जिसे किसास का हक हासिल हो उसे वली कहते हैं। बेटा इसका के वली कौन कौन हो सकते हैं? जो असातिज़ा ने हमें इसका बड़ा मुख्तसर खूबसूरत तरीका बताया था बेटा, वो ये है कि घर का एक फ़र्द है ना, वालिद साहब फौत हो जाते हैं, जायदाद में से जिन लोगों को हिस्सा मिलेगा वो शरई वारिस हैं। मोहम्मदन लॉ में हमने पढ़ा है। वली को भी कुछ इस सेंस में समझ लें, लेकिन अगर कातिल है वर्सा में से
तो वो जायदाद से महरूम हो जाएगा। ये है बड़ा खूबसूरत बेहतरीन फ़र्क। वली कैसे, मैं मिसाल देता हूँ। एक फैमिली है, उस फैमिली के सरबराह को किसी गैर ने, किसी और ज़ात समझ लें या किसी और इलाके के बंदे ने कत्ल कर दिया है, कोई उनके साथ रिश्तेदारी नहीं है। तो वली कौन होंगे बेटा? जब वो बुजुर्ग अगर फौत हो जाता है ना, उसकी जायदाद में से जिन लोगों को हिस्सा मिलता है वो शरई वारिस हैं। वली भी वही लोग होंगे अमूमन। इंशाल्लाह ताला इसको बाद में ज़रा वजाहत के साथ बेटा पढ़ेंगे। फिर जी, वली के बाद बेटा एम में ये तारीफ दी गई है। उसके बाद कत्ल अमद। बेटा कत्ल अमद क्या है? whoever with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury to a person by doing an act which in the ordinary course of nature is likely to cause death, or with the knowledge that his act is so eminently dangerous that it must in all probability cause death, causes the death of such person is said to commit कत्ल अमद। बेटा ये हमेशा ही क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन रहा है। कत्ल अमद अक्सर सजाए मौत भी हो जाती है जब कत्ल अमद साबित हो जाता है। बेटा इसमें बहुत कुछ देखा जाता है, होता कत्ल अमद ही है, लेकिन जज साहब का अख्तियार है सज़ा किस में देनी है, 302 ए, 302 बी या 302 सी। इसमें भी जज साहब ने रीजंस देनी होती हैं। बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको शोबे कानून से मुंसलिक किया है। लॉ ऑफ रीजंस पढ़ें, कभी गूगल पर सर्च करें, लॉजिक अपने तौर पर ढूंढें। उर्दू में भी बेटा फेसबुक वगैरह पर जब आप जाएंगे तो इसमें बड़े खूबसूरत आर्टिकल्स मौजूद हैं। बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को शोबे कानून से, वकालत से हम सब को मुंसलिक किया है। वकील हैं, कुरान पाक में लफ्ज़ वकील का इस्तेमाल है। इस्तदा आप लोगों से है बेटा रीज़न्स को समझें। बेटा अक्ल सलीम क्या कहती है? आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को जज बनाए, दो फरीकैन हैं, मुद्दई है, मुद्दा अलैह है, कंप्लेनेंट है, एक्यूज्ड है, वकला साहबान बहस करते हैं। बेटा आपका फैसला रीज़न्स पर होना चाहिए, जस्टिफाइड वैलिड रीज़न्स। कानून शहादत में एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस है, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। बेटा अमेरिका वाले भी कहते हैं कि अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस या अमेरिकन लॉ के रीजंस, उनके यहाँ लॉजिक हद से ज़्यादा अहमियत है। अक्सर जो फ़िलासफ़र हैं वो ये कहते हैं रीजंस को कि जैसे इंसानी जिस्म में बेटा खून की अहमियत है, किसी भी जुडिशल डिसीजन या बल्कि साता खूबसूरत बात ले जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में भी ऐसे ही रीजंस की अहमियत है जैसे इंसानी जिस्म में खून की। बेटा रीजंस को अच्छे तरीके से समझें, कोई मसला है तो मुझे बताइएगा। इससे बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों के दिमाग के ज़ाविये बहुत ज़्यादा वसी कर देता है, समझने में बहुत ज़्यादा मदद आती है। मौजू ज़ेर बहस हमारा कत्ल अमद है। बहुत कुछ देखना पड़ता है सज़ा करते वक्त, बहस के वक्त, इस वजह से ये इतना बज़ाहिर आसान नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप ज़रा आसानी के साथ देखेंगे, मोटी मोटी बातें चीज़ें देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटा आप लोगों को इज़्ज़त देगा, समझ आ जाएगी। अब बेटा देखो विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ। इंटेंशन कैसे है? मिसालें बहुत ज़्यादा हैं, केसला भी आज अगर वक्त बचता है तो समझाऊंगा, बताऊंगा बेटा। अब इंटेंशन है काजिंग डेथ। बेटा कत्ल करना नीयत है। कैसे? पिस्टल निकाला, 2 या 3 फायर कर दिए सर पर, सिर्फ सर पर ही फायर किए या चेस्ट पर, छाती पर, 3 फायर हैं। इससे बड़ी नियत क्या हो सकती है? पहली बात। और विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग बॉडीली इंजरी टू अ पर्सन, या नियत है कि जिस्म पर कोई ज़रब लगाई जाए। बाई डूइंग एन एक्ट, किसी काम करने से, विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। बेटा जो अल्फाज है ना कानून के, कानून शहादत को आप देख लें, 129 को देखें,
जुडिशियल नोटिस हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, 111, 12, 13 को डील करते हैं। उसमें देखें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, फैक्ट्स क्या होते हैं, वहीं से आपको सारा समझ आ जाएगा। लॉ ऑफ नेचर को देखें, कस्टम रिवाज को देखें, मुल्कों में, दुनिया में, ख़ास इलाकों में क्या हो रहा है, वहाँ की आप स्टडी करें। बाई डूइंग एन एक्ट विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, आम जिंदगी के मामलात में अमूमी तौर पर अक्सर क्या होता है, विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज लाइकली टू काज डेथ। बेटा इसकी इंटरप्रिटेशन आप कैसे करेंगे? अब डंडा है लोहे का या लकड़ी का, बहुत मजबूत, 5-6 फुट लंबाई है भी ज़रा मोटा काफ़ी। अब एक नौजवान है, वो किसी इंसान के सर में मारता है, 1 2 3 4 5 6 वार करता है सर पर, या छुरे के बार बार वार करता है सर पर, चेस्ट पर। क्या होगा नतीजा? नौजवान है, 19 साल का, 20 साल का, सर पर बार बार डंडे मार रहे लोहे से। यकीन करें हकीकत है। वीडियोस, अब मीडिया को क्या कहें हम, पता नहीं पॉजिटिव या नेगेटिव, आप बेटा इसको भी यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वीडियोस देखते हैं, अक्सर कत्ल गारत वगैरह की। अब ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में आप इसे क्या कहेंगे? पिस्टल से फायर कर दिए, छुरे से फायर कर दिए, लोहे का डंडा बार बार मारते रहे सर में, या बाडली आपके जो ये चेस्ट वगैरह है, बार बार लोहे के डंडे मारे, नौजवान मारे, ईंटें मारते रहे सर पर, क्या होगा? By doing an act which in the ordinary course of nature is likely to cause death, likely to cause death, इस तरह के मौत वाक़ई हो जाए। आगे देखें, और with the knowledge that his act is so imminently dangerous that it must in all probability cause death। बेटा इसका ना एक एक लफ्ज़ को देखें, बहुत अहम चैप्टर है, तसल्ली से आराम से पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त देगा। ये भी लॉजिक का, नेचर का, लर्निंग का पहला असूल है। जिस लफ्ज़ को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना इंटरप्रिटेशन के साथ, आपका इल्म बहुत वसी होगा। ऐसे ये 302 ए पढ़ने से सिर्फ आपका पीपीसी बेटा कवर नहीं हो रहा, और भी बहुत अलूम पे आपको दस्तरात हासिल हो रही है सिविल जज के एग्ज़ाम में, और ये मैं दावे से बात कर रहा हूँ। इमिनेंटली डेंजरस है कि ये ऑल प्रोबेबिलिटी, आम पॉसिबिलिटीज़ में, आम हालात में डेथ काज कर दे। काजेज द डेथ ऑफ सच पर्सन इज सेड टू कत्ल अमद। अमद नियतन, नियतन अमद किया, मुकम्मल इरादे के साथ ये सारे काम कर दो तो बेटा कत्ल अमद की डेफिनेशन में आता है। 301 वेरी सिंपल कि अल्लू है, इसके हाथ में पिस्टल है 30 बोर का या 12 बोर की गन है, बहुत गुस्से की हालत में है, बल्लू को देखते है डायरेक्ट उसकी तरफ फायर करता है, लेकिन इत्तेफाकन बल्लू को फायर नहीं लगता, चांदू साथ खड़ा है, फायर डायरेक्ट चांदू को लग जाता है, चांदू मौके पर फौत हो जाता है। causing death of person other than the person whose death was intended, जिसकी मौत मतलूब थी करना इस अमल की वजह से। Where a person by doing anything which he intends or knows to be likely to cause death causes death of any person whose death he neither intends nor knows himself to be likely। देखे ना, intends or knows to be likely to cause death by doing anything, वही पिस्टल वाली मिसाल, या बंदूक है, रिपीटर है, which he intends or knows to be likely cause death, उसने तो बंदूक ही इस नीयत से उठाई है कि कत्ल करना है, फायर भी इस नीयत से किया है कि कत्ल करना है,
causes death of any person whose death he neither intends nor knows himself to be likely, जिसकी वो मौत ना ही करना चाहता है ना ही चाहता है लेकिन कर देता है, such an act committed by the offender shall be liable for कत्ल अमद। बेटा ये भी कत्ल अमद की डेफिनेशन में ही आ जाता है। अब इसकी सजा है punishment of qatl amad, whoever commits qatl amad shall subject to the provisions of this chapter be punished with death as qisas। बेटा इसकी ये सजाएं मुकर्रर की गई हैं। qisas, अदला बदला, तकाजा क्या है। 317 को आप देखें, सॉरी 117 को देखें, कानून शहादत को, सॉरी सिर्फ 17 को देखें, 3 को देखें कानून शहादत। गवाहों की कम्पिटेंसी क्या है, किसास किन हालात में होता है, तज़कियातुल शहूद क्या होता है। अमूमन बेटा इसका ये सादा मफ़हूम ले लें, 302 ए में ना अमूमन अक्सरियत जो आजकल हमारा रिवाज है सज़ाए मौत नहीं होती, लेकिन आप इम्तिहान में बैठे हैं, ये सवाल आ जाता है तो आपने सवाल का बेटा जो किताबी इल्म है उसके मुताबिक ही जवाब देना है। अगर कोई एनालिसिस आ जाता है, फ़र्क आ जाता है, वहाँ पर आप उसको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेटा आजकल नहीं हो रहा, उसकी भी रीज़न है, लॉजिक है। और ये मैं बात एक ज़िम्मेदारी से कर रहा हूँ, मुल्की कानून के फ़ैसले पढ़कर ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का क्या मौक़िफ़ है, किस किसास में सज़ा क्यों नहीं हुई। अब उनका जो व्यू है वो भी पीपीसी से ही है। किसास में सज़ा उस वक्त होगी जब तज़कियातुल शहूद के ताबे शहादत होगी। तज़कियातुल शहूद जब अदालत ने इस तरह की शहादत ही नहीं ली, ना ही कोई गवाह आया है, तो फिर 302 बी में सज़ाए मौत होगी। वेरी सिंपल। बेटा 302 बी क्या है? Punished with death for imprisonment for life as tazir, having regard to the facts and circumstances of the case. If the proof in either of the forms specified in section 304 is not available, or punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 25 years, where according to the injunctions of Islam the punishment of qisas is not applicable। बेटा जय साहब 302 बी और सी में कब जाएंगे? ए को रहने देंगे, हमारी कोर्ट ऑफ एडिशनल सहंजाई साहब है, कोर्ट ऑफ सहंजाई साहब है। अमूमन सहंजाई साहब हमारे 302 ए में मुलजिम को सजाए मौत नहीं देंगे तो बी या सी में जाएंगे। कानून का तकाजा उन पर क्या वाजिब है? 302 बी में बेटा सजा देंगे सजाए मौत, पनिश्ड विद डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है एज ताजीर, हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखा जाएगा। इफ द प्रूफ इन ईदर ऑफ द फॉर्म्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 304 इज नॉट अवेलेबल। बेटा इसको समझने के लिए हमें 304 की तरफ थोड़ा सा जाना पड़ेगा। बेटा 304 क्या है देखें, प्रूफ ऑफ कत्ल अमद लायबल टू किसास। अब कत्ल अमद का सबूत जहां किसास की सजा दी जाए वगैरह। प्रूफ ऑफ कत्ल अमद शैल बी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स नेमली। बेटा 304 को मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों को 302 भी समझाने के लिए। ए द अक्यूज्ड मेक्स बिफोर अ कोर्ट कम्पिटेंट टू ट्राई द ऑफेंस। अब ये मजिस्ट्रेट के सामने की बेटा बात नहीं हो रही, ये सिर्फ सेशन कोर्ट की बात हो रही है। कम्पिटेंट टू ट्राई का यही मफहूम है। आ वॉलंटरी एंड ट्रू कन्फेशन ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। बेटा इसको आप ये देख लो, कोर्ट ऑफ सेशन है, 302 का मुलजिम है, तो उसने नकूल तकसीम की, 173 की रिपोर्ट आ गई, चलान आ गया, जज साहब ने नकूल तकसीम कर दी। उसके बाद जब फ़र्द जुर्म फ्रेम किया तो मुलजिम ने कन्फेस कर लिया, यस, जज साहब ने कन्फेशन रिकॉर्ड की बामुताबिक कानून। अब वो
सजाए मौत दे सकते हैं 302 बी किसास में। ये इसका किताबी जवाब है। जब सवाल आ जाए तो बेटा इसका ये जवाब लिखिएगा। और अब एक बात यह है कि अगर मुलजिम कन्फेस कर लेता है, सजाए मौत उसे किसास में दी जा सकती है। और बेटा इसमें दो शर्त हैं, कोई भी एक शर्त पूरी हो जाए तो। आर क्या है? कहते नहीं है कि आप वहां पहुंचे या वहां पहुंचे, दोनों जगह आपको पहुंचना बामुताबिक कानून दुरुस्त समझा जाएगा। वैसा ही बेदवे बेटा मिसाल दे रहा हूँ, आप लोग फैमिली के हैं ना, शादी पे कहीं जाना है, हाँ जी इतने बजे इकट्ठे होना है, कहाँ इकट्ठे होना है, जो वहां चले जाएं या वहां चले जाएं दोनों पर आपकी आमद कबूल। अच्छा बेटा, आर बाई द एविडेंस एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 17 ऑफ द कानून शहादत, तज़कियतुश शहूद 17 के ताबे आना पड़ेगा। बेटा किसास की सज़ा उस वक्त होगी जब मुलजिम कन्फेस करे या 17 के ताबे गवाहन इस तरह की शहादत कलम बंद करें। लेकिन इस वक्त केस लॉ है, जज मेड लॉ, कन्फेस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वापस केस रिमांड भेज देती है कि नहीं, कैपिटल पनिशमेंट में आप कन्फेशन पे सज़ा ना करें, आप मुकम्मल एविडेंस लिखें। बेटा मुकम्मल एविडेंस लिखते आम रूटीन में आर्टिकल 17 के ताबे ऐसे समझे नहीं होती, तज़कियतुश शहूद का अतलाक नहीं होता। जैसे अब रूटीन में शहादतें लिख लेते हैं इस्तग़ासा की, तज़कियतुश शहूद नहीं होता, तो उसमें फिर सज़ाए मौत कर देते हैं 302 बी में। 302 ए में देखे ना बेटा, कर सकते हैं, करते भी थे, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट में केस लॉ हैं। अब कानून के ज़राए कितने हैं, स्टैचूट्स हैं हमारे, जजमेंट्स हैं ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। कभी बेटा इंशाल्लाह ताला मौका मिला तो आपको जजमेंट इंटरप्रिटेशन भी, ये जो अंबार अक्सर वकला साहब ने लगाए होते हैं, अब यह है कि कौन से केस पर कौन सी जजमेंट एप्लीकेबल है, ये भी देखना पड़ता है, ये भी असूल हैं। अल्लाह ने जब मौका दिया वो भी आप लोगों को बता दूंगा। बेटा ये है 302 बी में कब आता है, जब 304 की शर्त पूरी ना हो, नहीं होती। अब ये इसका क्लास 2 देख लें, द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 शेल म्यूटेटस म्यूटेंडिस अप्लाई टू द हल्ट अवेलेबल। अब देखें ना, म्यूटेटस म्यूटेंडिस क्या है, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। जिस तरह देखें ना, किसास की अगर मजिस्ट्रेट साहब सजा करते हैं, किसास की भी है सजा, नहीं करते क्यों नहीं करते, वो यही असूल हैं एप्लीकेबल। अगर समझना है तो बेटा पूछ लीजिएगा। बेटा ये 302 बी हमने देख लिया, अब दोबारा चले हैं 302 सी में। पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 25 ईयर्स। बेटा 302 में सजा 25 साल तक हो सकता, तक का ना, कल कोई एक स्टूडेंट से वैसे ही कोई वो सवाल पूछ रहे थे कि सर ये 302 सी की वैसे कोई बात हुई, मैंने कहा कि अगर 2 साल सजा हो जाती है, कैसे 302 में 2 साल सजा, बड़ी हैरत से पूछा किया। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, 302 में 2 साल भी सजा हो सकती है 302 सी के ताबे। 25 साल तक से मुराद यह है कि पूरी, ये मुराद नहीं है कि पूरी 25 साल देनी है बेटा, थोड़ी भी हो सकती है। Where according to the injunctions of Islam the punishment of qisas is not applicable। बेटा ये हम नेक्स्ट करेंगे, आज का मौजू बस इतना ही काफ़ी है। इसको मेरी इस्तदा है पहली दफ़ा गौर से सुने पढ़ें, अगर पहली दफ़ा समझ नहीं आती तो दूसरी दफ़ा पढ़ें, अगर दूसरी दफ़ा समझ नहीं आती फिर सवाल कीजिएगा, वो आपकी जस्टिफिकेशन बनती है, उजलत ना किया करें। बेटा देखें, अब कल प्रपोजिशन का फिर बताऊंगा जवाब। बेटा आप देखें ना, कल जिन लोगों ने खुशी से बेहतरीन तरीके से वजाहती जवाब दिए जहन का इस्तेमाल करके, और कुछ मेरे बहन भाई मेरे जैसे थे ठक फौरन, सवाल अभी उस्ताद का ख़त्म नहीं हुआ, ठक पहले हाथ खड़ा हो गया। बेटा हम सारी स्टेजेस से गुजर चुके हैं, बेटा क्या उसने जवाब देना है, इम्तिहान में क्या करना है, इल्म पे ज़्यादा फ़ख्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटा हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन बेटा कुछ चीज़ें हैं वो किया करें। आप लोगों का इज्तिमाई फ़ायदा है, बल्कि पूरी उम्मत का ही इसमें फ़ायदा है। सोच समझ के बेटा जवाब दिया करें।
तो अल्लाह पाक आप लोगों का बेटा हामी और नासिर हो। इन गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।